बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 5th चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसका लेक्चर नंबर 14 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बेसिकली हमने कुछ सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में, जैसे लेमन बाल्मर। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर, तो वो फोटोन किस सीरीज़ के अंदर जो है वो इमिट कर रहा होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसके वेव नंबर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर मालूम करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो मतलब सबसे पहले प्रपोज किसने किया था या इसको एक्सप्लेन कौन करने वाला था। तो सबसे पहले जब बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया गया, बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया गया था 1913 के अंदर। और उससे पहले ही वैसे मतलब बोहर के एटॉमिक मॉडल के पेश करने से पहले ही 4 सीरीज, ठीक है जी, एक्सेप्ट पी फंड सीरीज के अलावा जो है तमाम सीरीज जो है वो एक्सप्लेन हो चुकी थी, ठीक है जी। बोहर के एटॉमिक मॉडल के पेश करने से पहले ही 4 सीरीज, लेमन, बाल्मर और पास्टन और ब्रैकेट, ये 4 सीरीज जो है वो पहले ही एक्सप्लेन हो चुकी थी सिवाय पी फंड सीरीज के। लेकिन इसने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में भी बताया और साथ में उनकी वेवलेंथ, वेव नंबर और एनर्जी मालूम करने के तरीके भी बताए, ठीक है जी। तो इसने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज भी बताया, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज भी बताया और साथ में स्पेक्ट्रल सीरीज भी बताया, जैसे कि काफ़ी सारी सीरीज़ जो है ना मैंने आपको बताई है, लेमन, बाल्मर, ब्रैकेट, पास्टन और पीफंड, ये सारी चीज़ें। और साथ में इसने बताया कि स्पेक्ट्रल सीरीज़ की एनर्जी, ठीक है जी, एनर्जी, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो स्पेक्ट्रल सीरीज़ की क्या कर सकते हैं, एनर्जी, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें मालूम करने का तरीका भी इसने बताया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी सीरीज़ जो है वो बेसिकली होती है जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होने पर वो स्पेसिफिक वेवलेंथ या वेवलेंथ से रिलेटेड हम कहते हैं या ज़्यादातर एनर्जी से कहते हैं, ठीक है जी, तो उससे रिलेटेड होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं नेम ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज़, नेम ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जंपिंग जो हो रही होती है उसमें हमने देखना होता है, एक लोअर ऑर्बिट देखना होता है और एक हायर ऑर्बिट देखना होता है, ठीक है जी। तो नेम ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट, और रीजन कौन सा होगा, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रीजन कौन सा होना है ये भी हमने देखना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेम ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। तो सबसे पहली जो सीरीज़ है वो है लेमन सीरीज़ है, ठीक है जी। सबसे पहली जो सीरीज़ है वो कौन सी है, लेमन सीरीज़, और इसके अंदर लोअर ऑर्बिट जो है वो फर्स्ट होता है और हायर ऑर्बिट जो है वो हमारे पास एन जो है, एन की वैल्यू है ये हमारे पास, ठीक है जी, वो 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन जो है वो हो सकता है। और इसका जो रीजन होता है वो यूवी रीजन होता है। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जंपिंग जो है वो क्या है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगी, मैं कुछ डायग्राम्स जो है वो बना के आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा देख लें आप। लेमन बाल्मर सीरीज़ है, ठीक है जी। बाल्मर सीरीज़ के अंदर n = 2 जो है लोअर ऑर्बिट होता है, ठीक है जी। और जो यहाँ पर जंप होता है कहाँ से, 3, 4, 5 और ये वाला एंड अप टू सो ऑन, और इसमें जो है ना विजिबल रीजन होता है, ठीक है जी। कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन। उसके बाद बाल्मर के बाद हम कहते हैं कि कौन सी सीरीज आ जाएगी, पास्टन सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो n = 3 के अंदर जंप होगा, और जंप कहाँ से होगा, n = ठीक है जी, n = वो कहाँ से हो सकता है जी, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन, हायर ऑर्बिट किसी से भी जंप हो सकता है, और ये रीजन होगा IR का। उसके बाद आ जाता है ब्रैकेट सीरीज आ जाती है, ठीक है जी। फिर क्या आ जाती है, ब्रैकेट सीरीज, और n = 4 होगा, और जंप जो है वो कहाँ से होगा, 5, 6,
7 एंड अप टू सो ऑन, और ये भी रीजन कौन सा होता है, IR रीजन होता है। और लास्ट में जो है ना वो कौन सी सीरीज रह गई है, पी फंड, ठीक है जी। अब पी फंड सीरीज जो है उसके अंदर जंप जो है वो कहाँ पर होता है, 5th के अंदर, और एन जो है जहाँ से जंप होना है वो कौन सा हो सकता है, 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन, और इसके अंदर रीजन भी क्या होता है, IR होता है, ठीक है जी। वैसे ओवरऑल हम लोअर ऑर्बिट जो भी होता है ना उसको N1 कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हायर ऑर्बिट को N2 कहते हैं। तो यहाँ पर सारे जो है वो लोअर ऑर्बिट कौन सा होगा, N1 होगा, और हायर ऑर्बिट जो है वो क्या होगा, N2 होगा, ठीक है जी। मैंने आपको बाद में बता दिया क्योंकि शुरू में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते कि हायर ऑर्बिट हमेशा N2 कहना है, उसकी वैल्यू कौन सी हो सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिहाज से नंबर ऑफ शेल को हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट, पास्टन और पी फंड, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम की मदद से, ठीक है जी। तो डायग्राम की मदद से देखने के लिए मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर जो है ना एक और बना लेते हैं हम ऑर्बिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर भी हम बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर भी हम 5 बना लेते हैं क्योंकि 5 सीरीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है जी। तो ये ऑर्बिट्स हैं हमारे पास, क्या है ये, ऑर्बिट्स। अब सबसे पहले हम जो है ना इनके नाम लिख लेते हैं कि किस किस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सबसे पहले वाला हम लेमन के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद बाल्मर के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद पास्टन के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ब्रैकेट के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद पी फंड सीरीज के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से में जंप होना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब लेमन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप होना है, किसी भी ऑर्बिट से, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, जिससे भी जंप होना है, लेकिन होना किस में है, फर्स्ट में होना है। तो n = ये क्या है, 1 है हमारे पास, तो इसके अंदर जंप होना है, या तो दूसरे से हो सकता है, या तीसरे से जंप हो सकता है, या चौथे से जंप हो सकता है, या पांचवें से जंप हो सकता है, किसी से भी जंप होगा, लेकिन होगा कहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप होगा, ठीक है जी। किस में जंप होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप होना है। बाल्मर के अंदर क्या होता है कि n = 2 जो है हमारे पास, उसके अंदर जंप होना है, या तो 3rd से होगा जंप, ठीक है जी, या 4th से होगा, या 5th से होगा, या 6th से होगा, जिससे भी होगा, लेकिन जंप जो है वो किसके अंदर होगा, हायर ऑर्बिट से जंप होना है, लेकिन जंप जो है ना वो होगा हमेशा सेकंड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है जी। किस में जंप होगा, सेकंड ऑर्बिट के अंदर, 3rd से, 4th से, 5th से, कहीं से भी जंप होना है। तो तब जो फोटोन ऑफ लाइट जो है वो इमिट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास कौन सी सीरीज में आएगा, उसके लिहाज से हमने बाल्मर सीरीज बतानी है। और अगर क्या होता है, तीसरे ऑर्बिट के अंदर जंप होता है, n = 3 के अंदर, ठीक है जी, n = 3 के अंदर जो है वो जंप होता है, तो 4 से हो सकता है, ठीक है जी, 5th से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, किसी से भी होगा, लेकिन जंप जो है वो किसके अंदर हो रहा होगा, वो तीसरे ऑर्बिट के अंदर जंप हो रहा होगा। तो तब जो फोटोन ऑफ लाइट इमिट होगा तो वो कौन सी सीरीज के अंदर आएगा, पास्टन सीरीज में आएगा, ठीक है जी। ब्रैकेट में क्या होगा, n = 4 में जंप होना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जंप होना है। तो या तो वो 5th से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन, जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन जंप किस में होना है, 4th में जंप होना है। और पी फंड की बात करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, n = 5 में जंप होना है, या तो वो 6 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, या हायर ऑर्बिट कोई भी 8 वगैरह से भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये जंप जो है ना हमेशा किस में होगा, 5th ऑर्बिट में होगा। और एक और बात यहां पर जो है ना काबिल गौर है, और वो होती है लिमिटिंग लाइन, ठीक है जी। वो क्या होती है, लिमिटिंग लाइन। और लिमिटिंग लाइन क्या होती है कि जंप जब होता है, जंप जो है वो होगा फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है जी। जंप कहाँ से होना है, जब इन्फिनिटी से किसी भी ऑर्बिट में जंप हो रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग लाइन। जो फोटोन इमिट होगा उसकी जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, लिमिटिंग लाइन जो है वो बनेगी। अगर वो इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो लेमन की लिमिटिंग लाइन बनेगी,
अगर वो इन्फिनिटी से जंप कर रहा है सेकंड ऑर्बिट के अंदर तो बाल्मर की लिमिटिंग लाइन बनेगी। अगर वो जंप कर रहा है इन्फिनिटी से थर्ड के अंदर तो पास्टन की लिमिटिंग लाइन बनेगी, ठीक है जी। और अगर वो इन्फिनिटी से जंप कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट के अंदर तो ब्रैकेट की लिमिटिंग लाइन बनेगी। और वो इन्फिनिटी से जंप कर रहा है फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर तो वो कौन सी लिमिटिंग लाइन बनेगी? वो पी फंड की लिमिटिंग लाइन बनेगी। यहां तक बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप देखें ना तो यूवी रीजन जो है वो ज़्यादा एनर्जी वाला होता है। ये मैंने गिग्स ऑफ वाइमर के अंदर आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर आता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है इसकी होगी, फिर उसके बाद विजिबल की होगी, फिर आईआर की। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनर्जी गैप्स जो है वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। एनर्जी डेरिवेशंस जो हमने की थी उसके एप्लीकेशन में हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे वाली जो है वीडियो आप देख सकते हैं। इसी मतलब सीरीज़ के अंदर हमने एनर्जी की डेरिवेशन की थी, उसकी एप्लीकेशंस में हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी। तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि एनर्जी जो है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है जी। रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग और एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर एनर्जी का गैप जो है वो कम होता चला जाता है। तो शुरू में गैप जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए यूवी रीजन जो है ज़्यादा एनर्जी वाला जो है वो रेडिएशन खारिज करेगा। और जब गैप्स कम होते चले जाएंगे तो कम एनर्जी जैसे विजिबल और फिर आईआर वाला रीजन आ जाता है, कम एनर्जी वाला रीजन आ जाता है, क्योंकि एनर्जी का गैप कम होता चला जा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हमने जो है इसकी इक्वेशंस को डिस्कस करना है कि कैसे हम वेव नंबर, बेसिकली हमने वेव नंबर को ही डिफाइन करना होता है और उसको मालूम करना होता है, ठीक है जी। तो वेव नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं वो हमने देखना है। तो आइए हम जो है ना एनर्जी वाली जो हमारे पास एक इक्वेशन थी जो हमने पहले एनर्जी डेरिवेशंस के अंदर की थी फॉर हाइड्रोजन के लिए, तो उसको हम लिख लेते हैं। और हमारे पास एनर्जी के लिए जो इक्वेशन थी ना वो क्या थी? -E4m ओवर, ठीक है जी, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू थी और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था और अब भी बता रहा हूं कि ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, ये वाली भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, सिवाय इस चीज़ के, ठीक है जी। बाकी तमाम चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट है। और इनकी वैल्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम होता है चार्ज इसका, ठीक है जी। और अगर हम मैस m, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, और वो कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg होता है। उसके बाद 8 जो है वैसे ही कांस्टेंट है, E एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, उसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 फेरेड पर मीटर होता है, ठीक है जी। H जो है वो क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जॉल सेकेंड। तो ये वाली वैल्यूज़ जो है आपको पता ही होंगी, E की भी वैल्यू, M की, 8 की, एप्सिलॉन नॉट और H, तमाम वैल्यूज़ अगर पता हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है E की यहाँ पर ही लिख लेते हैं कि E की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? E इज इक्वल टू आ जाता है -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाता है 18, ठीक है जी। कितना आता है? 18 जो है वो आ जाता है और -18 कह देते हैं, या 18 चले, 18 है और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ये वाली चीज़ जो है वैसी की वैसी आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा? n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। ये वाली सारी वैल्यूज़ जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है? -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 जो है ओवर n स्क्वायर, ये वाला आ गया। तो ये वाली वैल्यू जो है एनर्जी की आती है किसी भी ऑर्बिट के लिहाज से हमने फाइंड आउट करना है। अगर हमने किसी मतलब स्पेसिफिक ऑर्बिट की मालूम करनी है तो अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट की मालूम करनी है तो n1 कर देंगे, अगर हमने सेकंड की करनी है तो n2 कर देंगे, थर्ड की करनी है तो n3 कर देंगे, उसके लिहाज से स्क्वायर पुट करके और हम मालूम कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर जो है ना -18 आएगा
और नेक्स्ट जो है ना हमने करना क्या है, हम किसी भी अब जाहिर सी बात है फोटोन ऑफ लाइट जो इमिट हो रहा है, अगर हमने उसकी एनर्जी मालूम करनी है कि कितने फोटोन ऑफ लाइट की एनर्जी इमिट हो रही है, उसका वेव नंबर क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सारी चीज़ें अगर हमने मालूम करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दो ऑर्बिट्स के दरमियान जो गैप है वही उसका क्या होगा, फोटोन जो इमिट हो रहा होगा उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर वहीं से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एनर्जी डिफरेंस मालूम करना आना चाहिए। तो एनर्जी डिफरेंस फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि डेल्टा ई जो है वो हम कह देते हैं E2 माइनस क्या होगा, E1 होगा। मतलब हमें जो भी हमारे पास होगा E2 हम कह देते हैं हायर ऑर्बिट की एनर्जी होगी, E2 एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, कोई भी हायर ऑर्बिट जो है उसके लिए जो है वो ये वाली E2 हो जाएगी। और अगर हम क्या कहेंगे E1 तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। तो ये हम यहाँ पर कह देंगे। तो हमने करना क्या है, जो भी हायर ऑर्बिट है उसकी भी एनर्जी मालूम कर लेनी है और जो लोअर ऑर्बिट है उसकी भी एनर्जी मालूम कर लेनी है। तो उसके लिए दोनों के लिए इक्वेशन हम बना लेते हैं। E2 के लिए इक्वेशन अगर बनाएंगे यहाँ पर, किसके लिए बनाएंगे, E2 के लिए यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे तो -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर क्या आ जाएगा, -18 ओवर यहाँ पर क्या आ जाएगा, N2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये सेकंड के लिए है तो क्या आ जाएगा, N2 का स्केयर, और उसके लिए 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर आ जाएगा। तो E1 जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -18 ओवर क्या आ जाएगा, N1 का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास E1 के लिए वैल्यू आ गई है। तो E2 के लिए भी आ गई है और E1 के लिए भी आ गई है। हम क्या यहाँ से मालूम कर सकते हैं, डिफरेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो E2 माइनस E1 हमने मालूम करना होता है, E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू कितनी है, -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -18 ओवर क्या आ जाएगा, N2 का स्केयर माइनस E1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -18 ओवर क्या आ जाएगा, N1 का स्केयर। E1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनटू में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू जो है शुरू में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -18 ओवर N1 का स्केयर माइनस 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -18 ओवर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस वाली वैल्यू बाद में निकल गई है तो N2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा E आ गया है। क्या आ गया है, डेल्टा E। हमने मालूम करना है वेव नंबर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो वेव नंबर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एनर्जी होती है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, hc के इक्वल होती है। ठीक है जी, सॉरी h न्यू के इक्वल होता है। प्लांक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, h न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर, ये बाकी वैल्यू वैसी की वैसी -18 ओवर क्या आ जाएगा, N1 का स्केयर माइनस 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -18 ओवर N2 का स्केयर आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने मालूम क्या करना है, वेव नंबर वैसे मालूम करना होता है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर जो है ना, पहले तो h को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा खोल के लिख सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा जो है ना इसको अलग से करते हैं और वो ये है कि डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1, और ये जो वैल्यू है ना इसको कॉमन ले लेते हैं, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -18 इंटू 1 ओवर N1 का स्केयर माइनस 1 ओवर N2 का स्केयर। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है ना वो h न्यू जो है वो पुट कर देते हैं, h न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -18 इंटू 1 ओवर N1 का स्केयर माइनस 1 ओवर N2 का स्केयर आ गया। ठीक है जी। और h जो है दूसरी तरफ ले जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के कुल आ जाएगी, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -18 ओवर क्या आ जाएगा, यहाँ पर h आ जाएगा। ठीक है जी, h आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय h, ठीक है जी, इंटू 1 ओवर N1 का स्केयर माइनस 1 ओवर N2 का स्केयर आ गया। ठीक है जी। और फ्रिक्वेंसी हम वेव नंबर के साथ कैसे रिलेशन बना सकते हैं कि c, ठीक है जी, वेव नंबर जो है वो होता है और 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -18 ओवर क्या आ जाएगा, h, ठीक है जी, प्लांक्स कांस्टेंट आ गया, इंटू 1 ओवर N1 का स्केयर माइनस 1 ओवर N2 का
स्केयर, और यहाँ पर वेव नंबर अगर मालूम करना है तो सी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻18 एच सी इंटू 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर आ गया। और एच सी को जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है जी। अगर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.09678 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, क्या आ जाता है 7, ठीक है जी। कितना आता है 1.09678 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 या 7 आ जाता है, और इंटू 1/n1 का स्केयर 1/n2 का स्केयर, ठीक है जी। और इसका यूनिट आ जाता है पर मीटर, और ये वाली वैल्यू जो है ना इसके साथ यूनिट वाली, और इसको हम कहते हैं रेड्सबर्ग कांस्टेंट जो है वो कहते हैं, और इसको अलग से हम लिख देते हैं कि 1.09678 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 पर मीटर जो है ये क्या होता है, रेड्सबर्ग कांस्टेंट होता है। ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये इक्वेशन ड्राइव की थी, तो इसके नाम पर जो है वो रखा गया था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेव नंबर जो है दो हमारे पास जो भी एनर्जी स्टेट्स होगी उसके दरमियान का वेव नंबर जो है वो मालूम कर सकते हैं हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट के लिहाज से। अब आपने करना क्या है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अगर आपको किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज़ का आपने वेव नंबर मालूम करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि लोअर ऑर्बिट को आप n1 से ज़ाहिर करते हैं और हायर ऑर्बिट को n2 से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है जी। मुझे फॉर एग्जांपल मालूम करना है लेमन की पहली स्पेक्ट्रल लाइन, पहले स्पेक्ट्रम की पहली स्पेक्ट्रल लाइन मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करूँगा। पहले वाली जो होगी ना वो जंप कहाँ से होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप होना है और सेकेंड से ही जंप होना है, ठीक है जी। पहली स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी, जब सेकंड से फर्स्ट में जंप करता है। दूसरी कब होगी, जब थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा। तीसरी कब होगी, जब फोर्थ से फर्स्ट में जंप करेगा। लेमन की बात कर रहे हैं। अगर बाल्मर की बात करते हैं ना तो पहली कौन सी होगी, जब थर्ड से सेकंड में जंप करेगा। और अगर हम बात करेंगे दूसरी की तो दूसरी क्या होगी, फोर्थ से सेकंड में जंप करेगा। और तीसरी क्या होगी, फिफ्थ से सेकंड में जंप करेगा। तो इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, सिंपल, जैसे मैंने पहली आपने लेमन की मालूम करनी है तो कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर n1 जो है वो 1 होगा और n2 क्या होगा 2 होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये n1 की जगह पर 1 का स्क्वायर कर देंगे और n2 की जगह पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। बाकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। और अगर आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल बाल्मर के लिए सेकेंड सीरीज मालूम करनी है, मैं रैंडम सी पूछ रहा हूँ कि बाल्मर के लिए क्या मालूम करना है आपने, सेकंड जो है स्पेक्ट्रल सीरीज मालूम करनी है, स्पेक्ट्रल लाइन मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करेंगे, अब बाल्मर के लिए आपको जहन में होना चाहिए कि लोअर ऑर्बिट बाल्मर के लिए कौन सा होता है, सेकंड वाला होता है। तो सेकंड में जंप होगा, थर्ड से होगा तो फर्स्ट और फोर्थ से होगा तो सेकंड होगा। तो हमने सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन मालूम करनी है, तो फोर्थ से सेकंड में जंप हो रहा है तो लोअर ऑर्बिट जो है वो सेकंड होगा और जो हायर ऑर्बिट जो है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, और बाकी वैल्यू आपने पुट कर लेनी है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। जैसे मैं कहता हूं कि पी फंड के लिए तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन बताएं, जनरल सी केस है कि पी फंड के लिए आपने क्या बताना है, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन बतानी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पी फंड कौन सा होता है, लास्ट वाला। अब इसमें जंप जो है ना वो कहां पर होता है, फिफ्थ में। 6 से होगा तो पहली, 7 से होगा तो दूसरी, और 8 से होगा तो तीसरी। तो मतलब 8 से जंप होना है फिफ्थ के अंदर, तो लोअर ऑर्बिट क्या होगा, फिफ्थ, और हायर ऑर्बिट क्या होगा, 8। तो यहां पर लोअर ऑर्बिट के अंदर आप फिफ्थ का स्क्वायर कर देंगे, यहां पर 8 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे और वेव नंबर वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है ना, तो इसको आगे जो है ना आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे आपने किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की स्पेक्ट्रल सीरीज मालूम कर सकते हैं, वेव नंबर मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड जो है आगे मतलब जो भी लेक्चर्स होंगे वो हमने देखने हैं, ठीक है जी। उसके अंदर एक्सरे प्रोडक्शन जो है वो आएगा। इससे पहले जो है ना डिफेक्ट्स जो है बोहर एटॉमिक मॉडल के वो भी हमने देखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।